क्वेश्चन जो होते हैं वो सरफेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कभी वन लाइनर आपसे पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट डेटाबेस पूछा जाता है। अगर आरआरबी जेई के अंदर आप कोई भी रीजन की बात करो, आप किसी भी रीजन से फिल कर रहे हो, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तैयारी कितनी रखनी है सर। एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है सर कि आप प्रिपरेशन करो 80+ मार्क्स को टारगेट करने के लिए। हमें यहाँ पे सर स्किप करके चलना पड़ेगा। जैसे सर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी अगर एक्टिविटी चल रही है जो हमारे प्रिपरेशन से अलग है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं और वो आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं। जो भी आरआरबी जेई के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी एलिजिबल हैं, जो कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग कॉलेज को और आरआरबी जेई की पढ़ाई को दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, उसके बारे में आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम को जब आपको निकालना होता है तो उस एग्जाम का सबसे पहले आपको पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, उस एग्जाम की क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तभी हम एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कितना हमें कट ऑफ है, नॉर्मली कट ऑफ कितना रहा है, कितने मार्क्स हमको उस एग्जाम के अंदर लाना है और एग्जाम का पैटर्न किस तरह से वेरी करता है, ये सारी बातें आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरआरबी जेई के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके रहता है, ताकि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम लोग कॉलेज के साथ भी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाए। तो देखो सर, आरआरबी जेई की तैयारी कॉलेज के साथ कैसे करें। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है @PW यशवंत सर। ये पीडीएफ भी मैं आपको यहां पर शेयर कर दूंगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आपके पास बीटेक के स्टूडेंट्स हो, उन सब के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, और ये कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आपको इसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, तो देखो यहां पर आरआरबी जेई सीबीटी 1 का अगर एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझें, जैसा कि आप काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है, एग्जाम पैटर्न समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 जो हमारे पास आरआरबी का होता है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल फॉर्म में ही होता है, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलती है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो 30 मार्क्स के आपके पास होते हैं। सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो हमारे पास होती है 15 नंबर की होगी और 15 मार्क्स की होगी। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हमारे पास होगी दैट इज ऑफ 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस हमारे पास यहां होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के, और लगभग आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स। तो ये एग्जाम पैटर्न है जहां 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीटली आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, और साथ ही साथ आपके पास ये टोटल जो है वो आपको 4 पोर्शन में आपको देखने को मिलता है सीबीटी 1 में। इसके बाद अगर देखोगे तो सीबीटी 2 का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर जाते हो तो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न में भी आपको कुछ जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, उसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इसके 10 क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा जो गवर्निंग फैक्टर होता है वो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज, मतलब अगर सिविल के हो तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको 100 यहां पर पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, और यहां पर आपको मिलता है सर 120 मिनट। तो मतलब 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। दोनों एग्जाम पैटर्न को देख के हमें सर एक बात तो क्लियर है कि यहां पर आपके पास बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि सर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने मतलब लेस देन 1 मिनट आपके पास यहां पर है, और यहां पर भी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने। तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाके नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो होते हैं वो सरफेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कभी वन लाइनर आपसे पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट डेटाबेस पूछा जाता है। बहुत सारा जो मैक्सिमम वेटेज रहता है वो वेटेज आपका थ्योरेटिकल रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखो कि सर ये तो हमें पता चल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब इस एग्जाम में मार्क्स कितने लाने होते हैं ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। प्रीवियस ट्रेंड को देखकर ही हम एक छोटा सा एनालिसिस यहां पर देख सकते हैं। जैसे देखो, मैं यहां पर 2 रीजन की बात करूंगा। एक आपके पास, आपको पता है कि आरआरबी जेई जो होता है वो हर एक रीजन का अलग अलग होता है। जैसे अहमदाबाद रीजन हो गया, अजमेर रीजन हो गया, इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं जिसका अलग अलग आपके पास पेपर जो होता है, मतलब पेपर सेम रहेगा लेकिन आप सिर्फ एक ही रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 अहमदाबाद रीजन, और एक बात आप
थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत करूं तो जो अहमदाबाद रीजन होता है इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है और अजमेर रीजन जो होता है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जनरली आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर देखोगे तो सर अगर आरआरबी सीबीटी 1 की बात करूंगा तो सीबीटी 1 के अंदर अनरिजर्व की कट ऑफ यहां गई है 53.25 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 में से 53 मार्क्स आपके अनरिजर्व की कट ऑफ यहां पर गई है। ठीक है, एससी की बात करें तो सर 35 हो गया, एसटी की बात करें तो 41.59 और ओबीसी की बात करें तो 39.86। ये आपके पास कट ऑफ गई है सीबीटी 1 की। तो यहां ये तो सर अहमदाबाद रीजन की बात है। अगर मैं बात करूं सर अजमेर रीजन की तो यही कट ऑफ जंप करके देखो, यहां 53 है, यही कट ऑफ जंप करके 77.70 के आसपास पहुंच जाती है। एसटी की 65, ओबीसी की 76.36। ठीक है, तो ये सब हमारे पास यहां पर कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर आरआरबी जेई के अंदर आप कोई भी रीजन की बात करो, आप किसी भी रीजन से फिल कर रहे हो, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तैयारी कितनी रखनी है सर। एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है सर कि आप प्रिपरेशन करो 80 प्लस मार्क्स को टारगेट करने के लिए। आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप 80 से ज्यादा मार्क्स वहां पे टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 100। अगर उस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो कुछ गलतियां डेफिनेटली एग्जाम प्रेशर में होती है, तो आप ओवरऑल कट ऑफ को कहीं ना कहीं क्लियर कर जाओगे। ये मैक्सिमम थी उस साल की जिस साल आरआरबी हुआ था, और 77.70 अजमेर की जो थी वो आपके पास मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिली थी। तो हम ये देख सकते हैं सर, अगर हम डिफरेंट रीजन के अंदर जिस भी रीजन में हम लाइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बातचीत करेंगे तो आप टारगेट करो सर हमेशा कितना 80 प्लस मार्क्स का टारगेट करो अपने मॉक टेस्ट के अंदर, अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के अंदर। हमें मार्क्स कितने लेके चलने, 80 प्लस मार्क्स को हमें टारगेट करके चलना है ताकि एग्जाम में हम सफिशिएंट मार्क्स लेके आ सकें जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो सर ये तो मैंने बता दिया आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही साथ कितने मार्क्स लाएं ताकि सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सर कॉलेज के साथ इसकी तैयारी कैसे करी जा सकती है। सर कॉलेज के साथ तैयारी कैसे करी जा सकती है। अब आप कॉलेज में भी हो, फॉर एग्जांपल जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या बीटेक स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो बीटेक फाइनल ईयर में होंगे और वो एलिजिबल हो सकते हैं शायद आरआरबी जेई के लिए। अब वो तैयारी करना चाहते हैं सर कॉलेज के साथ तैयारी कैसे करें, या फिर जो नेक्स्ट ईयर आपके पास एसएससी आ रहा है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। मतलब कुल मिला के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कॉलेज के साथ कैसे करनी है। सबसे पहले एक ध्यान रखना, जब आप कॉलेज में होते हो, क्योंकि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको कॉलेज के असाइनमेंट्स भी करने हैं, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कॉलेज से जो आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं उनकी तैयारी करने में भी। तो आप बहुत जगह डिस्ट्रैक्टेड होते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके पास कॉलेज में इवेंट्स चल रहे होते हैं, एनुअल फंक्शन चल रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी गैदरिंग्स चल रही होती हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस कॉलेज टाइम में आपके चल रहे होते हैं, अदर एक्टिविटीज चल रही होती हैं जो कॉलेज का करिकुलम का पार्ट है, और बहुत स्वाभाविक है कि इस उम्र में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इस चीज को एक जरूर ध्यान रखना, पहले तो आपको अपना माइंड सेट जो है वो एकदम क्लियर रखना है। सबसे पहला स्टेप ही यही हो जाता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का कि सर हमें माइंड सेट क्लियर रखना है कि बहुत सारी चीजों को हमें यहां पे सर स्किप करके चलना पड़ेगा। जैसे सर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी अगर एक्टिविटी चल रही है जो हमारे प्रिपरेशन से अलग है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ डिसीजंस आपको कॉलेज टाइम पर लेने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और माइंडसेट में क्या होना चाहिए सर, माइंडसेट में होना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद सर माइंडसेट के बाद आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स होने चाहिए। देखो होता क्या है कि क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन आपके पास ओवरडोज होता है, मतलब ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्च करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नोट्स मिल जाते हैं। अब वो बहुत सारे नोट्स एक ही सब्जेक्ट के आपने 5-7 फैकल्टीज के नोट्स ले लिए, 5-7 प्लेटफॉर्म के नोट ले लिए, अब समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब पे देखो कि जिस फैकल्टी का आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो उन्हीं फैकल्टी को आप फॉलो करो और एक सिस्टमैटिक नोट्स अपने यहां पर डिटेल्ड वे में प्रिपेयर रखो। ठीक है, तो सिस्टमैटिक नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बिना किसी कंफ्यूजन के स्टार्ट हो जाए, मतलब भटकोगे नहीं प्रिपरेशन के दौरान। तो कॉलेज के बाद जितना भी समय आपको मिलता है, कॉलेज यूजुअली आपका 3 बजे 4 बजे खत्म हो जाता होगा, उसके बाद आपके पास काफी अच्छा खासा समय है, जब तक आप सोने जाते हैं उससे पहले लगभग आपके पास 5 से 6 घंटा है ताकि आप वहां पर प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और सैटरडे संडे तो आपके पास है। तो सर सिस्टमैटिक नोट्स सबसे पहले होना हमारे पास जरूरी है। अब सिस्टमैटिक नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद खुद के हैंड रिटन नोट्स ये आपको साथ साथ बनाते चले जाना है। अब देखो सर सिस्टमैटिक नोट्स जो हमने लिए हैं, अब ये नोट्स आपके पास दोनों हो सकते हैं। ये नोट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि सर आपने क्लासेस में एनरोल्ड हो और आप साथ साथ यहां पर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो। ठीक है, आप साथ साथ यहां पर क्या कर रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो। हम खुद डिटेल नोट्स को यहां पर डिटेल में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं सर। दूसरा है सर
कि हम यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में डिजिटल नोट्स को यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में पढ़ाई कर सकते हो, हैंड रिटन खुद के डिटेल नोट्स बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ताकि लेकिन वो नोट्स हमेशा सिस्टमैटिक हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद सर हैंड रिटन नोट्स कौन से वाले? हैंड रिटन नोट्स सर शॉर्ट नोट्स। यहां पर मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखना कि सर शॉर्ट नोट्स को आप किसी डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में मत रखना। शॉर्ट नोट आप खुद के बनाना, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और एक चीज और जरूर ध्यान रखना कि सर जब भी आप नोट्स बना रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते साथ में आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि देखो रिवीजन आपका साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि 12 सब्जेक्ट्स आपने एक बार पढ़ लिए और उसके बाद बैठ के फिर रिवाइज करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी पैरेलल चलनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखो, सबसे बढ़िया रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है 1721, मतलब जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन सबसे पहला रिवीजन कर लो, उसके बाद एक वीकली रिवीजन और एक 21 डेज पे रिवीजन। जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लगभग 90 से 95% का डेटा आपको रिटेन रहेगा माइंड के अंदर, अगर ये रिवीजन आप फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सर क्या करना है, हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए। हम कॉलेज गोइंग हैं तो हम बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि सरकारी इंजीनियर बनना है। दूसरा, नोट्स को प्रॉपर्ली आपको अरेंज करके रखना है, चाहे डिजिटल नोट्स हो या जिस भी बैचेस में आप इनरोल्ड हो तो वहां प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हो, तो आप दोनों सिस्टमैटिक नोट्स। उसके बाद उन नोट्स को लेके हैंड रिटन खुद के शॉर्ट नोट जरूर बनाना, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद सर रिवीजन स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताया 1721 वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज आपको और जरूर यहां पर ध्यान रखनी है कि अपने आप को टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड का मतलब है सर कि जो कंप्लीट सिलेबस है सर, ये मैं लगभग 6 से 7 महीने 6 से 7 महीने की मेरी जो प्रिपरेशन है, इसके अंदर मैं यहां पर सर लगभग कवर करूंगा, या फिर 8 महीने। तो अपने आप को आपको टाइम बाउंड करना है। ऐसा नहीं है सर कि आपने बोला सर मैं तो अब 3 साल तक तैयारी करूंगा और देखूंगा कि सर फाइनल क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो इस तरह से नहीं रखना है। आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा। टाइम बाउंड हो जाओगे तो आप बेसिकली अच्छा सा टाइम टेबल, आप डेली रूटीन टाइम टेबल बनाओगे और डेली रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो कॉलेज के साथ आपको टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। ये वाली बात भी हमें साथ साथ यहां पर ध्यान रखनी है। तो 6 to 7 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट अभी अपकमिंग आरआरबी जेई की बात करना चाहते हैं, तो सर अपकमिंग आरआरबी जेई अभी आपका आने ही वाला है। आप ये मान लो इस साल के एंड होने से पहले पहले आपको आरआरबी जेई का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, और उसमें आपके पास लगभग अब 3 से 4 महीना बचा है। तो कॉलेज ड्यूरेशन में जो आपने पढ़ाई करी है उस बेस को आपको यूटिलाइज करना है, और यहां पर साथ साथ सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाई करते चले जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए, उस एग्जाम की डेट से 2 महीने पहले, एग्जैक्ट 2 महीने पहले, मतलब लगभग आप देखो कि सर 60 डेज, ये जो 60 डेज आपके पास होंगे, इन 60 डेज में आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि सीबीटी 1 जो आपका है वो कंप्लीटली डियर नॉन टेक्निकल रहने वाला है। और नॉन टेक्निकल में भी हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीके जीएस हमारा एसएससी जेई में भी सरदर्द था, यहां पर भी बन सकता है। लेकिन एक चीज आपके लिए अच्छी है कि सर यहां पर जनरल अवेयरनेस सिर्फ 15 नंबर का है, लेकिन जनरल साइंस आपका 30 नंबर का है, जिसमें आपकी पकड़ ऑलरेडी है। तो आपको बस अभी 2 से 3 महीना बढ़िया सिस्टमैटिक नोट से पढ़ाई करते रहना है, ताकि लास्ट में जब 60 डेज में आप टेस्ट देने बैठोगे तब आपका बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग आप लोगों के लिए आसान होती है। मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पढ़ना है। मतलब देखो 30 और 25, 55 नंबर और 30, इतने मार्क्स जो आपके पास हैं, ये आपके पास स्कोरिंग एरियाज हैं। सिर्फ 15 मार्क्स का जो आपका डेटा बचता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आप कुछ श्योर भी नहीं हो पाते कि इसमें हम कितना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप कॉलेज टाइम पर साथ साथ फॉलो करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपने गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के सपने को साकार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।